नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 17 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वुहान वायरस अपडेट। इस समय तक दुनिया में 21,71,000 से ज़्यादा लोग वुहान वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 1,44,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और अगर हम लोग बात करते हैं टॉप 3 देशों की, तो उसमें अभी तक यूएसए पहले स्थान पे है, स्पेन है दूसरे और इटली है तीसरे स्थान पे। यूएसए में अकेले 34,000 से ज़्यादा लोगों की इस वायरस के कारण डेथ हो चुकी है। अपने देश भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी आप नहीं कह सकते हैं। अपने यहाँ लॉकडाउन है, इसके बावजूद प्रतिदिन इस समय लगभग 1,000 नए मामले आ रहे हैं। तो इस तरह से भारत में वर्तमान में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 13,400 के ऊपर पहुंच चुकी है और 448 लोगों की डेथ भी अपने देश में हो चुकी है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्यों की सूची में पहले स्थान पे है, दिल्ली है दूसरे और तमिलनाडु है तीसरे स्थान पे। तो ये रहा वुहान वायरस अपडेट। अब हम लोग क्विज करेंगे। क्विज में प्रश्नों की संख्या है 15 और अगर आप में से कुछ लोग ईमानदारी के साथ में अटेम्प्ट करते हैं तो अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भले ही आपके 2-4 ही सही हों, लेकिन ईमानदारी के साथ में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। केडी जाधव रेसलिंग स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? 24वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ था? यूएनडीपी के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक 2019 के लिए जारी हुआ था यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का क्या स्थान था? और जापान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान के मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं, उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। केडी जाधव रेसलिंग स्टेडियम आपको मिलेगा दिल्ली में। कहां पर है ये? दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल कौन सी है? तो ये है असम राइफल्स। कौन सी है? असम राइफल्स। और असम राइफल्स के बारे में एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आईटीबीपी में इसके विलय की योजना है सरकार के द्वारा और ये एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्यालय आपको दिल्ली के बाहर मिलेगा। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो वो आपको मिलेगा शिलोंग में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुखदीप सांगवान। 24वां विश्व ऊर्जा जो कांग्रेस हुआ था ये हुआ था यूएई की राजधानी आबू धाबी में। यूएनडीपी ने जो मानव विकास सूचकांक जारी किया था इसमें भारत का स्थान रहा था 129वां और इससे पहले यानी कि 2018 में जब ये आया था तब भारत का स्थान था इसमें 130वां। और इसके साथ साथ आपको शीर्ष देश के बारे में भी याद होना चाहिए। तो शीर्ष स्थान पर रहा था नॉर्वे। हालांकि बाद में स्विट्जरलैंड और आयरलैंड भी रहे थे दूसरे और तीसरे स्थान पे, लेकिन आपको किसी रिपोर्ट के बारे में सिर्फ 3 चीजें याद रखनी होती हैं। एक, वह किसने जारी किया, उस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पे कौन रहा और उस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं कि भारत का उस सूचकांक में 1 वर्ष पहले कौन सा स्थान रहा था। जापान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 4 द्वीप हैं, ये आपको पता होने चाहिए क्रम के अनुसार भी। सबसे आपको उत्तर में मिलेगा जिसका नाम है होकाइडो, उसके बाद में मिलेगा होन्शु, होन्शु के बाद में यहाँ पर एक छोटा सा मिलेगा शिकोकू और एक छोटा सा और मिलेगा जिसका नाम है क्योसो। तो ऊपर कौन सा है? होकाइडो है, उसके बाद में होन्शु है, उसके बाद में शिकोकू है, फिर है क्योसो। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा है होन्शु। और जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वह भी आपको मिलेगी इसी होन्शु द्वीप पर। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2020 किस देश में प्रस्तावित है? मारिया सारापोवा किस खेल से संबंधित है? विश्व पर्यावरण दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, 2020 में इसका मेजबान देश कौन होगा? सुनीता लकड़ा किस खेल से संबंधित है और क्रिस्टीन सिंक्लेयर किस खेल से संबंधित है? तो आइए इनके उत्तर जानते हैं। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2019 में आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और 2020 में यह प्रस्तावित किया गया है अपने देश भारत में। मारिया सारापोवा जो कि टेनिस की खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है और इनकी कंट्री है रूस। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 इसका मेजबान देश होगा कोलंबिया और कोलंबिया की राजधानी क्या है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। सुनीता लकड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी की खिलाड़ी हैं और इस वर्ष इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। क्रिस्टीन सिंक्लेयर का तो नाम आपको जरूर याद रखना है, ये कनाडा की फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये चर्चा में क्यों आई? क्योंकि वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा मैच खेलने और सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड पुरुषों और महिलाओं की श्रेणी में संयुक्त रूप से इन्हीं के पास है।
हालांकि अगर आप लोग पुरुष कैटेगरी में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा गोल किया है अली दाई ने, जो कि ईरान के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गोल किया है क्रिस्टीन सिंक्लेयर ने, 185 गोल इन्होंने अभी तक किया है और मैच खेला है लगभग 295 या 96 मैच इन्होंने खेले हैं। जी बबीता रायडू किस संगठन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त की गई 2020 में? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन अपने देश में कहां पर किया जाएगा? किस राज्य की सरकार द्वारा जो कर्मचारी हैं वहां के राज्य कर्मचारी, उनके सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटा करके 58 वर्ष की गई? भारत का पहला प्रीपेड वॉलेट कार्ड इंकासू किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और अभिषेक सिंह किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो ये रहे 5 प्रश्न, आइए इनके उत्तर जानते हैं। जी बबीता रायडू की बात करें तो ये कार्यकारी निदेशक बनी है जनवरी में, किसकी? सेबी की। और सेबी का मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? तो मुख्यालय इसका है मुंबई में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। और सेबी के द्वारा एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्कोर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसका जो मुख्य कार्यक्रम है वह इस वर्ष लद्दाख की राजधानी लेह में आयोजित किया जाएगा। पंजाब राज्य की सरकार ने अपने बजट में यह घोषणा की कि जो उनके राज्य कर्मचारी हैं उनके सेवानिवृत्त की आयु 60 से कम करके 58 वर्ष की जाएगी। भारत का जो पहला प्रीपेड वॉलेट कार्ड है जिसका नाम है इंकासू, ये लॉन्च किया गया करूर वैश्य बैंक के द्वारा। और अभिषेक सिंह ये भारत के राजदूत बने हैं कहां पर? वेनेजुएला में। अब राजदूतों में आपको मुख्य रूप से 4 देशों के तो जरूर याद रखने हैं। एक तो तरनजीत सिंह संधू जो कि बने हैं यूएसए में, अजय बिसारिया जो कि कनाडा में बने, विनय मोहन क्वात्रा जो कि बने हैं नेपाल में, और गोपाल बागले बने हैं श्रीलंका में। इसके अलावा संजू कुमार पांडा टर्की में बने हैं। तो ये कुछ राजदूत हैं जो कि इस वर्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये रहे हमारे 15 प्रश्न। इनमें से आपने कितना स्कोर किया वह आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐप इस समय ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है तो इस समय इसे ओपन ना करें, क्योंकि किसी कारणवश से ऐप क्रैश कर चुका है और लॉकडाउन के कारण अभी इस पर काम चल रहा है। तो जल्द ही जब ऐप ठीक हो जाएगा तो उसके बारे में आपको वीडियो में जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम 1 से 8 अप्रैल तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर में, और रात के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं जनवरी से मार्च तक। तो ये वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने किस नाम से एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है इसका नाम रखा है सहयोग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसका निर्माण सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। अब इसमें खास बात क्या होगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पोर्टल है, ये हमारा भारत यहाँ पर छपा हुआ है। और सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मुख्य रूप से भारत में मैप को प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पर ये लोग हमारी सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए कोविड-19 के जो भी इक्विपमेंट हैं या जो भी वेस्ट होते हैं मेडिकल संबंधित, उनको कहाँ पर डिस्पोज किया जाए। इसके अलावा कोविड-19 का टेस्ट कहाँ पर हो रहा है, क्वारंटीन सेंटर कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर कोविड-19 के अस्पताल हैं, कहाँ पर जरूरी चीज़ों का वितरण किया जा रहा है, इस सब की जानकारी इस पोर्टल के ऊपर मिलेगी। सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये भारत का विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुरानी संस्था है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये आता है। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी और मुख्यालय इसका आपको मिलेगा देहरादून में। इसके अलावा समाधान पोर्टल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ये शुरू किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। जानवरों के लिए संगरोध केंद्र यानी कि क्वारंटीन सेंटर बनाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन बना? तो पहला राष्ट्रीय पार्क बन गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो स्थापना इसकी 1936 में हुई थी और जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत भी सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में की गई थी। उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। तो आपने सुना होगा कि जो अमेरिका है वहाँ पर एक बाघ का बच्चा था जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया था। तो इसीलिए भारत में जो जानवर हैं या जो भी राष्ट्रीय पार्क में जानवर हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के द्वारा 10 संगरोध केंद्र बनाए गए हैं और जानवरों के सर्दी और जुकाम के लक्षणों की निगरानी के लिए कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला राष्ट्रीय पार्क बना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। किस राज्य की सरकार ने YSR निर्माण व कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये जो इनका कोविड-19 पोर्टल है, इस पर मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और उसके बाद में जो भी उनके इक्विपमेंट हैं उनकी डिलीवरी ये करेंगी, यानी कि उनकी आपूर्ति इनके द्वारा की जाएगी। YSR निर्माण पोर्टल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी सरकारी प्रोजेक्ट राज्य में चल रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य में, उनके लिए सीमेंट की सप्लाई की जाएगी YSR निर्माण पोर्टल के अंतर्गत। बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, तो यहाँ की राजधानी आपको मिलेगी अमरावती में। राज्यपाल हैं यहाँ के BB हरिचंदन और जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM हैं और इनकी पार्टी है YSR कांग्रेस। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर मनी लागू करने की सिफारिश की गई? तो आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले PM के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्य के जो CM हैं उनके साथ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसी दौरान जो तेलंगाना के CM हैं उनके द्वारा हेलीकॉप्टर मनी लागू करने की घोषणा यानी कि सलाह दी गई। अब ये हेलीकॉप्टर मनी होता क्या है? तो सबसे पहली बार इसका प्रयोग अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये लागू नहीं किया गया है, इसके बारे में केवल रिकमेंडेशन आया था। अब अगर सरकार के पास पैसा नहीं होता है तो उस स्थिति में वो क्या करती है, उसके द्वारा गवर्नमेंट बॉन्ड जारी किए जाते हैं और ये बॉन्ड कौन खरीदता है? बैंक खरीदते हैं और बैंक इसके बदले में देते हैं सरकार को पैसे। लेकिन जब बैंकों के द्वारा ये बॉन्ड सरकार को वापस किया जाता है तो उस समय सरकार को ब्याज के साथ में पैसे वापस करने होते हैं। तो ये होता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न होती है कि जब सरकार के पास में पैसा नहीं होता है, उसे पैसों की जरूरत होती है, तो उस स्थिति में कई जगह पर हेलीकॉप्टर मनी लागू किए जाते हैं। हालांकि ये अपरंपरागत शैली है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो केंद्रीय बैंक होता है नोट यही छापता है, तो ये नोट छाप करके राज्य और केंद्र सरकार को दे देता है और उसके बाद में राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा जो भी उनके यहाँ के नागरिक हैं उनको इन पैसों का वितरण किया जाता है जिससे वह जरूरी सामानों को खरीद सकें। तो ये तेलंगाना के CM के द्वारा रिकमेंड किया गया था। अब इसमें एक खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो पैसा होता है उसे सरकार को फिर बैंकों को लौटाना नहीं होता है और मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर मनी का जो कॉन्सेप्ट है ये केंद्रीय बैंक के लिए है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छाप करके भारत सरकार या राज्य सरकारों को दे सकता है। तेलंगाना राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की हैदराबाद में है। राज्यपाल यहाँ के हैं तमिलिसाई सुंदरराजन और CM यहाँ के हैं K चंद्रशेखर राव। तेलंगाना में आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, एक तो है कवल, दूसरा है अमराबाद। मुर्गौनी, महावीर हरिना वनस्थली, ये नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए प्रतिष्ठित एडिसन पुरस्कार जीता? तो ये पुरस्कार यहाँ पर जीता है टाटा पावर ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। टाटा पावर के द्वारा 2 अभियान शुरू किए गए थे, एक तो था क्लब एनर्जी और दूसरा था स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान। तो इन्हीं अभियानों के लिए यहाँ पर एडिसन पुरस्कार जीता है टाटा पावर ने। एडिसन अवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये जो विश्व के बेहतर नवाचार होते हैं यानी कि इनोवेशन होते हैं उनके लिए दिया जाता है। 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन की स्मृति में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और टाटा पावर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि शार्दुल ठाकुर इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मृत्युंजय महापात्रा को किस बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बन गए हैं केनरा बैंक के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन D करेक्ट होगा। वर्तमान में ये सिंडिकेट बैंक के MD और CEO थे, लेकिन सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो गया है। इसी कारण अब ये केनरा बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कर्नाटक के मणिपाल में। केनरा बैंक इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, मुख्यालय है बेंगलुरु में और लिंगम वेंकट प्रभाकर इसके MD और CEO हैं। जे पैकिरिसामी को किस बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त हुए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन B करेक्ट होगा। जे पैकिरिसामी ये वर्तमान में आंध्र बैंक के MD और CEO थे, लेकिन आंध्र बैंक का कारपोरेशन बैंक के साथ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पर जे पैकिरिसामी को
ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नियुक्त किया गया है। आंध्रा बैंक की बात करते हैं तो नवंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका है हैदराबाद में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। एमडी और सीईओ है राजकिरण राय। और बैंकों के विलय के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर 18 सार्वजनिक बैंक थे जो कि अब 12 रह गए हैं। तो 2 अन्य विलय कौन से हुए हैं वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। किस बीमा कंपनी ने अपने पॉलिसी धारकों व एजेंटों को कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने ये घोषणा की है कि जो भी हमारे ग्राहक हैं या जो भी हमारे एजेंट हैं उन सभी को हम कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देंगे। यानी कि यहाँ पर ग्राहकों के द्वारा किसी अन्य प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। इस बीमा कंपनी की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। एमडी और सीईओ है ऋषि श्रीवास्तव। और टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा बचपन का रक्षाकरण नामक प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के पहले एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी कुछ समय पहले ही IRDAI के द्वारा लाइसेंस दिया गया है जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पेटीएम कंपनी को। और अब इसके एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है विनीत अरोड़ा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विनीत अरोड़ा इससे पहले एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ थे। बात करते हैं पेटीएम कंपनी की। तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय है नोएडा में। इसके अध्यक्ष और संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197। कुछ अन्य ऑप्शन के ऊपर भी निगाह डाल लेते हैं। अनामिका रॉय जो कि इप्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की नई एमडी और सीईओ बनी है। पराग राजा ये बने हैं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। और प्रवीण जाधव जो कि पेटीएम मनी के एमडी और सीईओ थे, इन्होंने मार्च महीने में इस्तीफा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं विनीत अरोड़ा को। किस राज्य के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT ने कम लागत में कीटाणुनाशक चैम्बर 0COV का निर्माण किया? तो ये निर्मित किया है कर्नाटक के सूरत ताल में स्थित NIT के प्रोफेसर अरुण M स्लूर की टीम ने। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने खास नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं ये एक पुराना फ्रिज था जहाँ पर इन्होंने C टाइप UV लाइट को लगा दिया है। और इस लाइट के माध्यम से अगर आप पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो कि कोविड-19 के जो डॉक्टर या हेल्थ वर्कर होते हैं वह पहनते हैं, आपका मास्क हो गया या खाने पीने की वस्तुएं हो गई, उसको आप फ्रिज में रख करके 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे तो ये सारे पूरी तरीके से कीटाणु रहित हो जाएंगे। और ये बनाया किसने है? NIT सूरत ताल ने। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कोवसैक के बारे में। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोवसैक के द्वारा जो कि DRDO ने निर्मित किया है, यहाँ पर मरीजों के या संक्रमित व्यक्तियों के सैंपल लिए जाते हैं टेस्टिंग के लिए। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जिनका निर्माण अभी हाल ही में किया गया है। बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। तो राजधानी यहाँ की बेंगलोर में है। राज्यपाल है वाजूभाई वाला और BD येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में आपको कई सारे टाइगर रिजर्व मिलेंगे जैसे कि बादीपुर हो गया, नागरहोल हो गया, बिलीगिरी हो गया, डाडली अंसी है, भद्रा है। तो ये सारे आपको मिलेंगे कर्नाटक में। भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है केयर रेटिंग, तो इसके नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्ति हुई है यहाँ पर अजय महाजन की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इन्होंने राजेश मुकासी का स्थान लिया है। ऑन साइट रैपिड कोविड-19 टेस्ट आयोजित करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी? यानी कि जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो उसी समय इस एयरलाइंस के द्वारा आपके कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। तो पहली एयरलाइंस बन गई है एमिरेट्स जो कि है संयुक्त अरब अमीरात की। तो संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइन है ये। और यहाँ के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के ऊपर एमिरेट्स एयरलाइन के द्वारा कोविड-19 के टेस्ट की सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ आपको याद रखना है कंटास एयरवे जो कि है ऑस्ट्रेलिया का। एयर इंडिया तो अपने भारत का है जिसके नए प्रमुख बने हैं राजीव बंसल। और एतिहाद कहाँ का है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 के 13वें संस्करण में किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो ये है अल्जीरिया के एक लेखक जिनका नाम है अब्देलवहाब असाउई। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2018 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था स्पोर्ट एंड कोर्ट।
तो इसी उपन्यास के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड की, तो ये अरब क्षेत्र का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। देती कौन है? यूएई की सरकार। बुकर प्राइज फाउंडेशन जो कि है लंदन का, इसके सहयोग से इस पुरस्कार को देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब्दे लोहाब को, और ये है इनकी पुस्तक। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र का आयोजन किस देश में प्रस्तावित था जिसे स्थगित किया गया? तो 44वां सत्र प्रस्तावित किया गया था चीन के फुजो शहर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो चीन के फुजो शहर में 29 जून से 9 जुलाई तक ये प्रस्तावित था, और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे चीन के मंत्री हैं तियान जुगुन। तो अब इसे स्थगित किया गया है। 43वां जो सत्र हुआ था वह आपका आयोजित किया गया था अजरबैजान की राजधानी बाकू में, और उसी समय अपने यहाँ के जयपुर को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो जयपुर अहमदाबाद के बाद में दूसरा शहर बन गया था भारत का जो कि यूनेस्को के साइट्स में शामिल हुआ था। यूनेस्को की बात करें तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और अध्यक्ष इसकी है आद्रे एजोले। भारत में यूनेस्को की कुल स्थलों की संख्या 38। सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे 55 और 55, कहाँ पर? चीन और इटली में। और भारत सरकार ने इस वर्ष दक्कन सल्तनत के जो स्मारक और किले हैं, इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता स्थल है धौलावीरा, उसे रिकमेंड किया है कि आप इसे 2020 में हमारे यूनेस्को स्थल की सूची में शामिल करें। आईसीएमआर ने भारत में पाए जाने वाली चमगादड़ की कितनी प्रजातियों में कोरोना वायरस की खोज की? तो यहाँ पर 2 प्रजातियों में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कोरोना वायरस की खोज की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि ये जो कोरोना वायरस है वह SARS-CoV-2 नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोरोना वायरस मुख्य रूप से वायरस की एक फैमिली है। जैसे कि आपके परिवार हो गया, परिवार में कई लोग होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, ऐसे कई लोग हो गए, तो वैसे कोरोना वायरस एक परिवार है, और उसी परिवार का एक सदस्य SARS-CoV-2 जिससे दुनिया इस समय प्रभावित है। लेकिन जो ICMR ने खोज की है वह चमगादड़ों में पाए जाने वाला कोरोना वायरस है। तो ICMR के द्वारा 2 चमगादड़ की प्रजातियां हैं, जिनमें से एक है राउसेटस और दूसरी है टेरोपस। तो इनमें खोज की गई है 4 राज्यों में, केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु। आखिरी प्रश्न है, पाकिस्तान के खिलाड़ी जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये एक पाकिस्तान के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के खिलाड़ी थे, और अब इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न आपसे मैंने पूछा था, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? तो भारतीय सेना के उप प्रमुख हैं SK सैनी जी। जब मनोज मुकुंद नरवाना जी जो कि पहले उप प्रमुख थे वह प्रमुख बन गए, तो उसके बाद में SK सैनी जी बन गए उप प्रमुख। मोलम राष्ट्रीय पार्क ये आपको मिलेगा गोवा में। गिरिराज सिंह जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार के बेगूसराय में है, उनके पास में मंत्रालय है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज का। और FATF ने किसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था? तो पाकिस्तान को बरकरार रखा था और श्रीलंका को बाहर किया था। 2019 में जो प्रो कबड्डी हुआ था इसे जीता था बंगाल वॉरियर्स ने बेंगलुरु को हरा करके। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल कहां पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? और एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।